एपिसोड 2। इंसान जहाँ रिहाइश इख्तियार करता है, रफ्ता रफ्ता वहाँ के हालात से वाकफियत होती चली जाती है। मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। आम लड़कियों के बरक्स 4-5 लड़कियाँ बहुत ठाठ से रहती थीं। उन्हें खुराक भी अच्छी मिलती, लिबास भी कीमती और नहायत उम्दा किस्म का होता। उनकी रिहाइश के लिए भी अलहदा जगह मखसूस थी, जहाँ आराम व आसाइश का हर सामान मुहैया था। ना सिर्फ ये, बल्कि उनके पास सोने के जेवरात भी थे। वो हर वक्त बनी ठनी रहती। यूं भी सबकी सब खूबसूरत और तरहदार थीं। उन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल थी, जहाँ चाहती बिला रोक टोक आ जा सकती थीं। गर्ज से कि पूरा अमला उन पर मेहरबान था। कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वो हर दूसरे तीसरे दिन फिल्म भी ज़रूर देखती, जबकि दूसरी लड़कियां दिन भर मुशक्क़त करती और हज़ार झिड़कियों और सलावातों के बाद 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब होती। एक रोज़ दोपहर के वक्त एक लंबी शेवरले दारुल फला की इमारत में दाखिल हुई। उसमें से एक मोटा सा सेठ उतरा और दफ्तर की तरफ चल दिया। उसे देखते ही दारुल फला की निगरान और मासूम बाई दफ्तर से निकलकर तीर की तरह उसकी पेशवाई के लिए आगे बढ़ी। सेठ ने उन दोनों खवातीन को सलाम किया और उनकी मैयत में दफ्तर में दाखिल हो गया। मुझे पता चला कि वो एक बहुत बड़ा सनतकार है। सखावत में हातिम ताई को भी पीछे छोड़ गया है। वक्तन फवक्तन चंदे की मद में भारी रकूम के चेक देता रहता है। ये एक हकीकत है कि छुप कर लोगों की गुफ्तगू सुनने में जितना मज़ा आता है, इतना किसी सेक्सी फिल्म में भी नहीं आता। चुनाचे में खिड़की से चिपक कर खड़ा हो गया और अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने लगा। निगरां और मासूम बाई सेठ के सामने बिछी जा रही थीं और इस तरह उसकी खातिर मदारात में लगी थी, गोया वो उनमें से किसी एक का दामाद हो। कुछ देर के बाद उसने जेब से चेक बुक निकाली और 10,000 का चेक लिखकर निगरां की तरफ बढ़ा दिया। उसने चेक लेकर मेज़ की दराज में रखा और इज्जो इनकिसार होकर बोली, मैं इदारे की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप जैसे मुखय्यर और इंसान दोस्त हजरात के दम से ही हमारा इदारा चल रहा है, वरना इस किस्म के प्राइवेट इदारे ज़्यादा अरसे तक कहाँ कायम रहते हैं। अगर आप लोगों की इनायतें और मोहब्बतें शामिल हाल ना हो तो ये बेसहारा और मासूम लड़कियां तो भूखों मर जाएं। एक क्या है कि अपने को ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करो ना। नेक काम में 10-5 हज़ार का कोई फिक्र नहीं होता, धंधे में बरकत होती है। इधर हम तुमको 10,000 देगा, उधर हमको 1 लाख का फायदा हो जाएगा। बोलो है कि नहीं? दोनों औरतों ने इस बात में गर्दन हिलाई। ए मासूम भाई, अभी कोई नया चीज़ नहीं आया तुम्हारे पास? नई चीज़ 2-4 रोज़ में आने ही वाली है। जैसे ही आई सबसे पहले आप ही से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। आखा महीना हो गया इंट्रोडक्शन को, पर तुम्हारा 2-4 दिन खल्लास ही नहीं होता। जल्दी करो ना मासूम भाई। आप फिक्र नहीं करें सेठ साहब, जैसे ही कोई नई चीज़ आई सबसे पहले आपकी खिदमत में ही पेश की जाएगी। अच्छा, अभी हम चलेगा। उसके साथ ही वो दोनों भी उठ खड़ी हुई। मैं भी वहाँ से खिसक लिया। मैं खूब सयाना हो गया था। उनकी पुरस्कार गुफ्तगू ने मुझे उलझन में डाल दिया। खुसूसन नई चीज़ की तकरार खासी मायने खेज थी। मैं काफ़ी देर गौर करता रहा, मगर कुछ समझ नहीं आया। बहरकैफ मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हो चुका था और मैंने तहैया कर लिया था कि इस राज को जानकर रहूँगा। चंद रोज़ में पूरी सूरत हाल मुझ पर वाज़ेह हो गई। रात को 12 बजे के बाद जब सब लोग अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे होते, दारुल फला के दरवाजे पर वक्फे वक्फे से कारें आकर रुकती। फिर वही बनी सवरी लड़कियां अपने अपने कमरों से निकलती और कारों में बैठकर चली जाती। मासूम भाई उस वक्त बहुत सरगर्म नजर आती। वो एक एक लड़की को मुख्तलिफ कारों में छोड़कर आती और उसके होंठों पर अजीब मुस्कुराहट होती। उस रोज़ पहली मर्तबा मुझे मालूम हुआ कि यह दारुल फला नहीं बल्कि दारुल गुनाह है। रात की तारीकी में ये फैशनेबल लड़कियां अय्याश लोगों को सप्लाई की जाती हैं। मैं ये हकीकत जानकर अचंभे में रह गया कि ये दोनों एक मुकद्दस इदारे की आड़ में कैसा घिनौना खेल खेल रही हैं। चंद रोज़ बाद दारुल फला में एक नई लड़की दाखिल हुई। उसका नाम नौशाबा था। भला की खूबसूरत थी, लंबी, नाजुक, पतली सी। पूरे दारुल फला में उसकी टक्कर की कोई दूसरी ना थी। वो बड़ी मायूस, खामोश और अफसरदा सी रहती, जैसे कोई गम अंदर ही अंदर उसे चाट रहा हो। अगरचे दारुल फला में आने वाली बेशतर लड़कियां सितम रसीदा और ज़माने की ठुकराई हुई होती थीं, मगर नौशाबा कुछ ज़्यादा ही दुखी मालूम होती थी। वो अक्सर औकात रोती रहती, ना किसी से बात करती, ना दीगर दिलचस्पियों में हिस्सा लेती। मुझे ना जाने कि उससे हमदर्दी सी पैदा हो गई। वो रोती तो मुझे अपना दिल कटता महसूस होता। एक रोज़ मैं उसके करीब चला गया और उसके शाने पर हाथ रखकर आहिस्ता से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कौन हो तुम? अपना हमदर्द समझ लो। हमदर्दी के नाम पर मैंने बहुत जख्म खाए हैं, कोई और बात करो। तुम्हें मेरे चेहरे पर सच्चाई नजर नहीं आती? उसने गौर से मेरी तरफ देखा। हाँ, तुम्हारे चेहरे पर ज़माने के तजुर्बात और इन तजुर्बात में डूबी हुई मक्कारी नजर नहीं आ रही। तुम्हारी आंखों में मासूमियत है, मगर तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? मदद? मैं सोचता हुआ बोला, सुनो, यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, तुम संभल कर रहना।
خراب ماحول سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تم خود سمجھ لو. خیر یہ بتاؤ یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر گئے. میری داستان غم بہت مختصر ہے، چند الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے. شادی سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ میرا شوہر جواری ہے. یہ حقیقت مجھ پر اس وقت کھلی جب برتن، زیورات اور گھر کا تمام اثاثہ فروخت ہو چکا تھا. شراب اور جوا اس کی زندگی میں اس طرح رچ بس گئے تھے کہ ایک روز اس نے مجھے داؤ پر لگا دیا اور ہار کیا. جس شخص نے مجھے جیتا وہ انتہائی اوباش اور خطرناک انسان تھا. اس کے اڈے پر اور بہت سی لڑکیاں تھیں اور وہاں گھناؤنا کاروبار ہوتا تھا. میرے بھی دام لگائے گئے، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ اپنے خریدار کو زخمی کر کے میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور ایک ہمدرد عورت کے توسط سے دارالفلاح پہنچ گئی. یہاں بھی اسی قسم کا کاروبار ہوتا ہے، اور اس عورت نے تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں دشمنی کی ہے جو تمہیں چھوڑ گئی ہے. مقدر پر کسی کا بس نہیں چلتا. انسان کی لگام اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. حالات کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. قسمت جہاں لے جائے گی مجھے بھی جانا ہوگا. اسی وقت برآمدے میں قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں تیزی سے نوشابہ کے کمرے سے باہر نکل آیا. فریدہ ان مخصوص لڑکیوں میں سب سے زیادہ چنچل اور بے باک تھی جو ہر رات ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہوتی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے سے پہلے واپس آ جایا کرتی تھی. میں نے محسوس کیا کہ وہ نوشابہ کے گرد جال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کا بیشتر وقت نوشابہ کی صحبت میں گزرتا. وہ دن بدن اس سے قریب ہوتی جا رہی تھی اور شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ اکثر کھانا، فروٹ اور مٹھائی وغیرہ لے کر آتی اور اپنائیت کا ایسا اظہار کرتی گویا اس کی سگی بہن ہو. میں بڑی گہری نظروں سے ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا. ایک دن میں نے چھپ کر ان کی گفتگو سن لی. فریدہ کہہ رہی تھی، بڑی اچھی فلم چل رہی ہے، اللہ قسم مزہ آ جائے گا، تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ. نہیں فریدہ، مجھے فلموں وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی. کمال ہے بھائی، تم نے تو خامخواہ خود پر افسردگی اور مایوسی کا غلاف چڑھا رکھا ہے. ذرا اس ماحول اور گھٹن سے باہر تو نکلو اور دیکھو تو دنیا کیسی حسین ہے. ہر طرف خوشیاں بکھری ہیں، قدم قدم پر رونقیں، رعنائیاں، مسرتیں اور قہقہے ہیں. بس ان خوشیوں کو سمیٹنے والے ہاتھ چاہیے. خوشیاں انسان کے اپنے اندر ہوتی ہیں. جو مر جاتے ہیں وہ ہر قسم کے جذبات و احساسات سے عاری ہو جاتے ہیں، اور میں بھی اپنے آپ کو مردہ سمجھتی ہوں. نہیں، تمہیں زندہ رہنا ہوگا. تم خوبصورت ہو، کم عمر ہو، زندگی کے اس انمول حصے کو گنوا دو گی تو ایک دن پچھتاؤ گی. یہ اداسیاں تمہارے حسن و شباب کو گھن کی مانند چاٹ جائیں گی. مجھے اپنے حسن و شباب کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ کون سی چیز حفاظت کے لائق ہے اور کون سی شے غیر اہم ہے. اوفو، پھر وہی فلسفیانہ گفتگو. میری جان، دنیا میں جینا سیکھو، جینے کے ڈھنگ سیکھو. یہ بھی ظلم ہے کہ انسان خود اپنی ذات کو تکلیف پہنچائے، انتقام کا نشانہ بنائے. انتقام تو دنیا سے لینا چاہیے، دنیا والوں سے لینا چاہیے. میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتی. میں جس حال میں ہوں ٹھیک ہوں. میں نے خود کو حالات اور مقدر پر چھوڑ دیا ہے. فریدہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ ہاں. کس سے؟ اپنے شوہر سے. شوہروں سے بھی کوئی محبت کرتا ہے؟ پھر محبت کس سے کی جاتی ہے؟ محبت محبوب سے کی جاتی ہے. بہرحال تمہارا شوہر اب کہاں ہے؟ جیل میں. جیل میں؟ عجیب بات ہے. تم ایک ایسے شخص سے محبت ہے جو کسی جرم کی پاداش میں جیل کاٹ رہا ہے. ظاہر ہے وہ اخلاقی مجرم ہوگا اور چوری، جیب تراشی یا اغوا وغیرہ کے مقدمے میں ملوث ہوگا. مجرم یہاں کون نہیں ہوتا، سبھی برائیوں کے فروغ میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. فریدہ بیزاری سے بولی، خوش گفتگو خوب کر لیتی ہو. میں زندگی کے ایسے ہی سانچے میں ڈھلی ہوں. غلط. زندگی وقت کی بھٹی میں پگھلتی رہتی ہے اور نت نئے سانچوں میں ڈھلتی جاتی ہے. پھر تم بھی اس سانچے سے دوسرے سانچے میں کیوں نہیں ڈھل جاتی؟ بعض اشیاء پگھل کر نہیں، جل کر اور ٹھوس ہو جاتی ہیں، کسی دوسرے سانچے میں نہیں ڈھل سکتی. اچھا چھوڑو ان باتوں کو، چلو آج میں تمہیں اپنے ایک دوست سے ملواؤں. دوست؟ نوشابہ حیرت سے بولی، کون ہے وہ؟ میرا محبوب، بہت خوبصورت ہے، بڑا ہینڈسم. اس کی آغوش بہت کشادہ ہے اور اس کا پیار بے پناہ ہے. ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں. اور سنو، وہ ایک بل مالک کا بیٹا ہے. مل مالک کا بیٹا؟ ہاں. اور وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تمہیں شک کیوں ہے؟ چلو آج تمہاری اس سے ملاقات کراؤں، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ وہ مجھے کتنا چاہتا ہے. ضرور چاہتا ہوگا، لیکن مجھے اس سلسلے میں کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. نوشابہ بے رخی سے بولی، اوفو، پھر وہی اکھڑی اکھڑی باتیں. اٹھو نا بابا، میں تمہیں اپنے کپڑے دیتی ہوں، بالکل فٹ آئیں گے. شکریہ، میں معذرت چاہتی ہوں، میں نہیں جا سکتی. بھائی ضد نہ کرو، کتنی دیر سے سر ہو رہی ہوں تمہارے.
मगर तुम मानती नहीं हो। जरा इस घुटे हुए माहौल से बाहर निकलो, कुछ जी बहलेगा, तफरी हो जाएगी थोड़ी। थोड़ी देर बाद वो कार लेकर आएगा, जरा देर घूम फिर कर वापस लौट आएंगे। नौशाबा के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। उसने घूरकर फरीदा को देखा। देखो फरीदा, तुम दोस्त हो, मेरी सहेली हो, मुझसे हमदर्दी रखती हो और मैं भी तुम्हें बहनों की तरह चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस अमर पे मजबूर ना करो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, किसी और लड़की को ले जाओ। मैं दरवाजे की आड़ में खड़ा उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज गौर से सुन रहा था। नौशाबा का जवाब सुनकर फरीदा का चेहरा उतर गया। वो मायूस होकर उठी और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर चली गई। उसका रुख मासूम भाई के कमरे की तरफ था। मैं भी उसके पीछे चला और अब मासूम भाई और फरीदा की गुफ्तगू सुन रहा था। मासूम भाई के इस्तस्फार पर वो कह रही थी, मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली, मगर वो मालजादी मानती नहीं, बड़ी ठुस मालूम होती है। फिर क्या होगा? सेठ साहब से आज का वादा किया है, अगर इसे ना भेजा गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वही पुरानी तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फरीदा ने उसे मशवरा दिया। इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। सेठ की गाड़ी ठीक रात के 12 बजे आएगी, तो मुझसे पहले ही वो तरकीब इस्तेमाल कर लेना, लेकिन ख्याल रहे कोई गड़बड़ ना होने पाए। नहीं, तुम फिक्र मत करो, सब काम प्रोग्राम के मुताबिक होगा। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। मैं भी दरवाजे से हट आया और फौरन नौशाबा के कमरे में पहुंच गया। फरीदा तुमसे क्या कह रही थी? तुम्हें कैसे मालूम? मैं खिड़की की आड़ में खड़ा हुआ तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। वो तुम्हें गलत रास्ते पर डालना चाहती है, होशियार रहना उससे। इस हमदर्दी का शुक्रिया। उसने ममता भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं भी उस हराफा के अज़ाइम को भांप गई हूँ, उसकी बातों में हरगिज नहीं आऊंगी। ये तो ठीक है, मगर वो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कैसी साजिश? तुम्हें किसी सेठ के पास भेजने का प्रोग्राम तय पाया है। रात के 12 बजे उसकी कार आएगी और तुम्हें सेठ के बंगले पर ले जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी। हो सकता तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो सको। वो लोग इस सिलसिले में कोई तरकीब इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैसी तरकीब? ये मुझे नहीं मालूम। बहरहाल फरीदा और मासूम भाई के दरमियान इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। वो फिक्रमंद हो गई। तुम फिक्र मत करो, मैं जान पर खेल कर भी तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुमसे बहनों जैसी मोहब्बत हो गई है और एक गैरतमंद भाई बहन को बेइज्जत होते नहीं देख सकता। इस गुफ्तगू के बाद मैं तमाम वक्त नौशाबा के कमरे की निगरानी करता रहा। रात को भी नहीं सोया और वक्फे वक्फे से उसके कमरे का जायजा लेता रहा। रात 11 बजे के करीब मैंने मासूम भाई और फरीदा को उसके कमरे में दाखिल होते देखा। वो अंदर क्या करती रही ये मुझे मालूम ना हो सका, और जब 11:30 बजे मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेखबर सो रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर हिलाया, मगर वो बेदार नहीं हुई। झंझोड़ने पर भी उसने कोई हरकत नहीं की। तब मुझे एहसास हुआ कि या तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है या कोई और दवा खिलाई गई है। ये सूरत हाल तशवीशनाक थी। मैं खड़ा सोच ही रहा था कि गेट पर कार के रुकने और फिर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसी लम्हे बरामदे में तेज तेज कदमों की आवाज़ें भी सुनाई दी। मैं फौरन खिड़की के रास्ते बाहर निकला और वहीं रुककर अंदर के हालात का जायजा लेने लगा। ज़रा देर बाद मासूम भाई, फरीदा और एक दूसरी लड़की अंदर दाखिल हुई। उन्होंने आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए और फिर बेहोश नौशाबा को उठाकर गेट की तरफ चल दी। मेरा जहन उस वक्त बहुत तेज़ी से काम कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वक्त चूँकि कम था, लिहाजा कोई फैसला किए बगैर मैं बाउंड्री वॉल की तरफ भागा। दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैं एक ही जस्त में दूसरी जानिब था। वहाँ से मेन गेट का फासला 20-25 कदम का था और नीम तारीकी में एक लंबी कार खड़ी साफ नजर आ रही थी। मैंने ये भी देख लिया कि कार की डिक्की में कुछ सामान है जिसके बायस वो खुली हुई है। उस वक्त तक मासूम भाई और फरीदा वगैरह नौशाबा को लेकर वहाँ नहीं पहुँचे थे। मैं खुद को पोशीदा रखते हुए नहायत होशियारी से कार की तरफ बढ़ा और खुली हुई डिक्की में दाखिल हो गया। कुछ ही देर बाद वो लोग बेहोश नौशाबा को उठाए हुए मेन गेट से बरामद हुए और कार की पिछली सीट पर आहिस्तगी से लिटा दिया। मासूम भाई ने दूसरी लड़कियों को जाने का इशारा किया और खुद भी उसके साथ ही बैठ गई। कार चल पड़ी। आधे घंटे तक कार चिकनी सड़कों पर दौड़ती रही। उसके बाद एक अजीम शान कोठी के फाटक में दाखिल होकर पोर्टिको में रुक गई। मासूम भाई ने ड्राइवर की मदद से नौशाबा को उठाया और सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं भी डिक्की से निकलकर सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उन लोगों ने चूँकि नौशाबा को उठाया हुआ था इसलिए दरवाज़ा बंद नहीं कर सके। चनाचा उनके अक़ब में मैं भी अंदर दाखिल हो गया। राहदारी तारीक थी और चूँकि उन दोनों का मुंह सामने की तरफ था इसलिए देख लिए जाने का अंदेशा नहीं था। ड्राइवर ने दरवाजे पर पहुंचकर आहिस्ता से दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। वो दोनों नौशाबा को उठाए अंदर दाखिल हो गए। मैं फ़ौरन खिड़की की आड़ में चला गया, जहाँ से कमरे का अंदरूनी मंजर, जिसमें 0 पावर का बल्ब रोशन था, साफ नज़र आ रहा था। कमरे में सिर्फ एक शख्स था जिसकी पुश्त मेरी जानिब थी।
नौशाबा को बिस्तर पर लिटाकर ड्राइवर फौरन कमरे से निकल गया। उस शख्स ने बिस्तर के करीब पहुंचकर गौर से नौशाबा को देखा और पुरमसरत लहजे में बोला, बहुत खूब मासूम भाई, बड़े मजे की चीज लेकर आई हो अपन के वास्ते। हम तो आपकी खिदमत करते हैं हुजूर, ये चंद रोज कबल ही आई है, मैंने एक वादा पूरा कर दिया मगर मेरा हक। हाँ हाँ बड़ी। उस शख्स ने मासूम भाई की बात मुकम्मल होने से पहले ही 100 के कई नोट जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। मासूम भाई की बातें खिल गईं। उसने झुककर सलाम किया और नोट अंटी में रखकर दरवाजे की तरफ मुड़ी। सेठ बोला, ठीक है, पर ये बेहोश क्यों है साली? अभी होश में आ जाएगी सरकार, जरा जिद्दी है। मासूम भाई दरवाजे से बाहर निकल आई। खैरियत गुजरी कि वो उस तरफ नहीं आई जहां मैं खिड़की की आड़ में छुपा खड़ा था, बल्कि दूसरी तरफ चली गई। फिर कमरे में मौजूद शख्स जो ही दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा, मैंने उसे फौरन पहचान लिया। ये वही सेठ था जो एक रोज कार में दारुल फला आया था और अतिये के तौर पर 10,000 का चेक देकर गया था। साथ ही किसी नई चीज की फरमाइश भी की थी। हर आज मुझे मालूम हो गया था कि नई चीज से उसकी क्या मुराद थी। दरवाजा बंद करके सेठ बिस्तर के करीब पहुंचा और ललचाई हुई नजरों से नौशाबा के बेतरतीब जिस्म को देखने लगा। उसने नौशाबा के रुखसार थपथपाए मगर उसमें कोई हरकत पैदा नहीं हुई। तब वो ग्लास में पानी लेकर आया और उसके मुंह पर छींटे मारने लगा। नौशाबा ने झुरझुरी ली, 2-1 बार कसमसाई और आंखें खोल दी। उसने मतोहिश नजरों से कमरे का जायजा लिया और हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैं कहाँ हूँ? ए, फिक्र नहीं करो छोकरी, ये अपन का बंगला है। अपन खराब आदमी नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी? मगर तुम हो कौन? अपन सेठ दाऊद भाई है। अक्खा 5 मिले अपन का, खुश कर देगा तुम्हें। ये क्या बकवास लगा रखी है? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? वो घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। बहुत तेज मालूम होती है। बैठो बैठो, अभी पता चल जाएगा तुमको। क्या पता चल जाएगा? उसने फाड़ खाने वाली नजरों से सेठ की तरफ देखा। ए, पड्डानी छोकरी, अपन बोला ना अपन शरीफ आदमी है, तुम जितना बोलेंगा हम देगा। 2,000, 4,000, 5,000। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे 5,000 पर। अगर तुम खुद को शरीफ आदमी कहते हो तो मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसा नहीं होगा, अपन ने पूरा 10,000 दिया है। वो मासूम भाई भी इधर ही है, पूछ लो उससे। छोड़ दो मुझे। नौशाबा ने झटके से अपनी कलाई छुड़ा ली और फिर वो हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी। साथ ही वो सेठ के सीने पर 2 हथौड़ मार रही थी। मगर उस शरीफ आदमी पर भूत सवार था। वो इंसान से शैतान बन गया था, बल्कि उससे भी 2 हाथ आगे मालूम होता था। वो नौशाबा को बेबस करने की कोशिश कर रहा था। सेठ की इस कमीनगी ने मेरे तन बदन में आग भड़का दी। मेरा खून रगों में लावे की तरह खौल रहा था। अगर दरवाज़ा बंद ना होता तो मैं अपने दांतों से उसकी बोटियां उड़ा देता, मगर मैं मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था। खिड़की में लोहे की सलाखें लगी थी और अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सोचने लगा क्या करूं। यकायक एक तरकीब मेरे जहन में आई। मैं खिड़की से हटकर दरवाजे पर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह दस्तक देने लगा जैसे घर का कोई फर्द हो। कौन है? सेठ अंदर से धाड़ा। मैंने आवाज बनाकर कहा, मैं हूं मासूम भाई। जरा देर बाद दरवाजा खुला और जो ही दरवाजा खुला मैंने पूरी कुव्वत से अपने सर की टक्कर उसके पेट में दे मारी। वो चारों शानेचित धम से फर्श पर गिर पड़ा। मैं फौरन ही उसके सीने पर चढ़ बैठा। एक हाथ से मजबूती के साथ उसके बाल पकड़े और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। मुझ पर जुनून सवार था और शायद मैं उसे जान से मार डालता कि राहदारी में भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा कि मासूम बाई भद भद करती चली आ रही थी। मैंने सेठ को छोड़ा और मासूम बाई की फूली हुई तोंद पर पूरी कुव्वत से टक्कर दे मारी। वो किसी पहाड़ की तरह फर्श पर गिरी और मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगी। मैं उसके सीने पर चढ़ बैठा और पूरे जोश से उसके मुंह पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। उसके होंठ फट गए और शायद सामने के चंद दांत भी हिल गए। उसका चेहरा खून में लिथड़ गया, लेकिन मुझे उसके होंठों से दिलचस्पी थी न दांतों से। मैं तो आज इस हर्राफा से गिन गिन कर बदले लेना चाहता था। नौशाबा मौके से फ़ायदा उठाकर कमरे से निकल गई थी और यह अच्छा ही हुआ। लेकिन बुरा यह हुआ कि शोर-गुल की आवाज़ सुनकर कमबख्त ड्राइवर भी वहाँ पहुँच गया। उसने मुझे बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया और फिर वो सब के सब मुझ पर पिल पड़े। मासूम भाई और सेठ दाऊद ने खूब अपने दिल की भड़ास निकाली। उसके बाद सेठ ने अपने चेहरे पर लगा हुआ खून साफ किया और ड्राइवर से बोला, तुम पुलिस को फ़ोन करो, बोलो अपन लोग के घर में साला चोर घुस आया है। हाँ हाँ, इस सुअर के बच्चे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाओ। मासूम भाई मेरी कमर पर 2 हथौड़ मारते हुए बोली, तुम फिक्र नहीं करो, अब इसे जेल भिजवाएंगा। मैं हालात की इस अचानक तब्दीली से परेशान था। सेठ ने महज जेल भिजवाने की धमकी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि कुछ कीमती सामान और नोटों की गड्डी मेरे करीब रखकर चोरी के तमाम सबूत मुहैया कर दिए।
कुछ देर बाद चंद सिपाहियों के साथ पुलिस इंस्पेक्टर आन पहुंचा। उसने आते ही 3-4 बैत कस कस के मेरी कमर पे जड़े और ठोकर मारकर बोला, क्यों बे, बड़ा लंबा हाथ मारा है, उस्ताद कौन है तेरा? मैं चोर नहीं हूं, सेठ ने तमाम सामान खुद मेरे पास रखा है। बूम मारता है खाना खराब। सेठ गुर्राया और फिर उसने इंस्पेक्टर के कंधे पर हाथ रखा, उसे कमरे से बाहर ले गया। तकरीबन 10 मिनट बाद उनकी वापसी हुई। मैंने देखा इंस्पेक्टर की जेब खूब फूली हुई थी। उसने आते ही 4-5 बैत मुझे और रसीद किए। वो चक्के खुद चोरी करता है और शरीफों पर इल्जाम धरता है, हथकड़ी डाल दो उसके। सिपाही ने फौरन मुझे हथकड़ी पहना दी और कुछ देर बाद मैं हवालात की आहानी सलाखों के पीछे था। अदालत से रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस ने केस की तैयारी शुरू कर दी। मुझ पर चोरी का इल्जाम था। मसरूका माल समेत मौके वारदात से गिरफ्तार कर लिया गया था। चालान अदालत में पेश हुआ तो मुझे बोरिस्टल जेल भेज दिया गया। कुछ दिन बाद केस की बाकायदा समाअत शुरू हो गई। मेरा कोई वकील था ना पैरवी करने वाला। चश्मदीद गवाह की हैसियत से मेरे खिलाफ ऐसे लोगों ने गवाही दी जिनकी मैंने जिंदगी में शक्ल तक नहीं देखी थी। मैंने सेठ दाऊद को भी मजिस्ट्रेट के चैम्बर में कई बार आते जाते देखा। तकरीबन 1 साल तक केस चलता रहा और जब फैसला हुआ तो मुझे मुजरिम गर्दानते हुए 6 महीने की सजा सुना दी गई। मेरे लिए अपील करने वाला भी कोई न था, चुनाचे सजा भुगतना पड़ी। बोरिस्टल जेल में एक से एक माहिर फन पड़ा था। अगरचे वो सब नौउम्र थे, नाबालिग कहलाते थे, मगर एक से एक छटा हुआ था। वो अपने अपने जुर्म में यदे तवल्ला रखते थे। जेल में ये बात भी मालूम हुई कि जराइम किन किन नौयत के होते हैं, किस जुर्म के लिए कौन सा तरीक़ाकार बेहतर होता है और पुलिस से बचने के लिए क्या गुर इस्तेमाल किए जाते हैं। शुरू में जेल के अंदर मुझे कुछ परेशानी हुई। सीनियर कैदी लड़कों ने मेरी खूब गत बनाई, मगर जब मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने मुझे फ़ौरन अपना उस्ताद तस्लीम कर लिया। गर्ज के जेल में बहुत अच्छे दिन गुजरे। मेरी सज़ा के दिन पूरे हुए और जेल से रिहा होकर मैं शहर की पुररौनक सड़कों पर पहुंचा तो हैरान और परेशान था कि कहाँ जाऊं और किस तरफ का रुख करूं। माँ के पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यतीम खाने से ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था। दारुल फलाह वाले भी मुझे कबूल न करते, बल्कि बहुत मुमकिन था कि एक आधा मुकदमा और बनाकर मुझे साल 6 महीने के लिए दोबारा जेल भिजवा देते। जेल से मैं बहुत कुछ सीख कर निकला था। चोरी, जेब तराशी और दुकानों से माल उड़ाने के फन में ताक हो गया था। मुझे भूख लगी तो शिकमपुरी का ख्याल आया, मगर जेब खाली थी और जेब पुर करने के लिए किसी दूसरे की जेब का माल साफ करना ज़रूरी था। जेल में मेरे साथियों ने बताया था कि किसी ऐसी जेब की तरफ हाथ कभी ना बढ़ाओ जिसके बारे में पहले से ये इल्म ना हो कि उसमें रकम मौजूद है। चुनाचे जेब तराशी के फन में ज़िंदगी का पहला जुर्म करने के लिए मुझे ऐसे शख्स की तलाश थी जिसकी जेब या पर्स नोटों से भरा हुआ हो। मेरी मतलाशी नज़रें किसी ऐसे शख्स की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। मैं उस वक्त शहर के सबसे बारौनक बाजार से गुजारा था। एक डिपार्टमेंटल स्टोर के पास पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। एक खुशपोश शख्स बटवा हाथ में लिए काउंटर के करीब खड़ा खरीदी हुई अशिया की कीमत अदा कर रहा था। उसके बटवे में 100-100 के बेशुमार नोट थे। मेरे मुंह में तो पानी भर आया और जी में आई कि उसके हाथ से पर्स छीनकर भाग खड़ा हूँ। ये फन भी जेल से सीख कर आया था, लेकिन मौजूदा हालात में इस तरीक़ाकार पर अमल करने का मौका ना था। लिहाजा मैंने सब्र व सुकून से काम लेने की कोशिश की और उस शख्स के स्टोर से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर बाद वो शख्स चंद पैकेट बगल में दबा स्टोर से बरामद हुआ। मेरा ख्याल था कि वो इसी फुटपाथ पर चलता हुआ आगे बढ़ जाएगा और मैं अक़ब से अपनी उंगलियों का काम दिखा दूंगा, मगर हुआ ये कि वो सड़क क्रॉस करके सामने की फुटपाथ पर चला गया। मैं भी तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन मेरे सड़क पार करने से पहले ट्रैफिक खुल गया। इंतज़ार करने का मकसद ये था कि मैं असामी को ज़ाया कर दूँ। चनाचे मैंने भागकर सड़क अबूर करने की कोशिश की और अभी मैं सड़क के दरमियान में ही था कि अचानक यूँ लगा गोया किसी भारी भरकम शय ने मुझे उठाकर दूर फेंक दिया हो। मैंने ब्रेक के चीखने की आवाज़ ज़रूर सुनी, मगर उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। जब होश आया तो खुद को एक पुरतकल्लुफ़ और आरास्ता कमरे में पाया। मेरे करीब कुर्सी पर एक मुअम्मर औरत बैठी थी जो शक्ल सूरत से रहम व मुरव्वत और इखलाक व शाइस्तगी की तस्वीर नज़र आ रही थी। मुझे होश में आते देखकर उसने मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लिया और शफ़क़त आमेज़ लहजे में बोली, कैसे हो बेटे? हमें बहुत अफसोस हुआ कि तुम हमारी मोटर की जद में आ गए। हमने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम अचानक ही सड़क पर आ गए थे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं गौर से उस खातून की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज़ में खुलूस, मोहब्बत, मेहरबानी और शराफत कूट कूट कर भरी हुई थी। डॉक्टर तुम्हें कुछ देर पहले ही देख कर गया है। उसने कहा है घबराने की कोई बात नहीं। तुम शदीद झटके के बायस बेहोश हो गए थे। हम नहीं कह सकते कि वो हमारी लापरवाही थी या तुम्हारी गलती। बहरकैफ हमें बहुत रंज है, मगर बेटे हर काम में कुदरत की मर्जी का दखल होता है। बहुत मुमकिन है इसमें कोई बेहतरी रही हो।
خدا نخواستہ تم کسی بڑے حادثے کا شکار ہونے والے تھے اور یہ بات اس معمولی حادثے پر ٹل گئی ہو۔ اس کی زبان سے اپنے لیے بیٹے کا لفظ سن کر میری کچھ عجیب کیفیت ہو گئی۔ جس اپنائیت سے اس نے مجھے بیٹا کہا وہ میری روح کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ممتا کا سمندر موزن تھا اور اس کے لہجے میں دنیا جہاں کا خلوص اور سچائی سمٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ میری اپنی ماں نے، جس نے مجھے جنا تھا، اسے کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ مجھ سے محبت اور ممتا کے دو بول کہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس نے مجھے بیٹا کہہ کر پکارا ہو، اور آج جب میں نے ایک اجنبی عورت کے دل میں اپنے لیے تڑپ محسوس کی تو ایک عجیب لذت اور آسودگی کا احساس ہوا۔ میرا جی جہاں کہ اس سے چمٹ جاؤں، اس کی پیشانی چوم لوں اور اسے سجدہ کروں۔ میری مسلسل چپ سے وہ فکر مند ہو گئی۔ اس نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور شفقت آمیز لہجے میں بولی، تم بولتے کیوں نہیں بیٹے؟ ہمیں بتاؤ تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تاکہ ہم تمہارے والدین کو اطلاع کریں، وہ تمہارے لیے فکر مند ہو گئے۔ خاتون محترم، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بارے میں کم از کم ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر تمہارا کوئی نہیں ہے اور تم اس دنیا میں تنہا ہو تو ہم تمہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، تم یہاں ہمارے بچے کی طرح رہو گے۔ اس فرشتہ سیرت عورت کی محبت آمیز اور ہمدردانہ گفتگو سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے چاہا اس سے کہہ دوں کہ میں ایک سزا یافتہ لڑکا ہوں، میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں، کسی شریف گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں کچھ نہ کہہ سکا۔ میری زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ خاتون کا شیریں لہجہ پھر سنائی دیا۔ تم نے جواب نہیں دیا بیٹے، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، ہم تمہیں ماں کی محبت دیں گے۔ نہ جانے کیوں اس تھوڑے سے وقت میں ہمیں تم سے بڑی انسیت ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تم ہماری کوکھ سے پیدا ہوئے ہو۔ خاتون کے الفاظ نے میرے وجود میں ہلچل مچا دی۔ پلکوں میں الجھے آنسو رخساروں پر ڈھلک آئے۔ میری کیفیت اس وقت ایسی تھی کہ دھاڑے مار مار کر رونا چاہتا تھا، لیکن میرے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ میں بستر پر چپ چاپ پڑا اس تقدس مآب عورت کی طرف دیکھتا رہا جس کی آنکھوں میں ممتا کی تڑپ تھی اور جھریوں بھرے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ مضطرب ہو گئی۔ اس نے اپنی ساڑی کے آنچل سے میرے رخسار پر بہتے آنسو صاف کیے اور خود بھی کسی قدر گلو گرفتہ لہجے میں کہنے لگی، تم بہت دکھی معلوم ہوتے ہو، شاید زمانے نے تم پر بہت ستم ڈھائے ہیں۔ بہرطور اب تمہیں ماضی کو فراموش کر دینا چاہیے، حال اور مستقبل پر نظر رکھو، تمہیں ایک طویل زندگی گزارنی ہے۔ تم کسی اچھے خاندان کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہو، اگر صحیح تعلیم و تربیت میسر آئے تو ایک دن بڑے آدمی بن سکتے ہو۔ تم کچھ پڑھے لکھے ہو، میٹرک پاس کیا ہے، بہت خوب، ہم تمہیں کالج میں داخلہ دلوائیں گے۔ تم نے کس ڈویژن میں میٹرک پاس کیا ہے؟ فرسٹ ڈویژن میں۔ خاصے ذہین معلوم ہوتے ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر میں تمہارے داخلے کا بندوبست کراتی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خاتون کسی نواب کی بیگم ہے۔ کمرے کی شان و شوکت سے بھی ان کی امارات کا پتہ چلتا تھا۔ اسی وقت ایک باوقار شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے نفیس لباس پہن رکھا تھا، عمر 60-65 کے لگ بھگ تھی، لیکن لہیم شہیم، صحت مند اور سرخ و سفید تھا۔ اس کا چہرہ اس کے امارات کا پتہ دیتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی خاتون کے شوہر نواب صاحب ہیں۔ اس چھوٹی سی عمر میں میں نے بہت تجربہ حاصل کیا تھا۔ اگرچہ نواب صاحب وجیح اور باوقار انسان تھے، لیکن ان کی آنکھوں سے جھانکتی ہوئی خود غرضی، موقع پرستی اور ہرس و حوث صاف محسوس کر لی تھی۔ وہ بڑے عیار اور زمانہ ساز معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر میری جانب پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا۔ ایک نظر ڈال کر اپنی بیگم سے بولے، اسے ہوش آ گیا ہے؟ جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آیا ہے۔ میرے خیال میں ضربات شدید نہیں ہے، یہ اپنے گھر جا سکتا ہے، یا اس سے پتہ پوچھ لو، ہم کسی آدمی کو بھیج کر اس کے والدین کو بلا لیں گے۔ اب یہ ہمارے پاس رہے گا؟ کیا مطلب؟ میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اس غریب کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے یہ کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا خون صاف ہے یا گندا؟ اور پھر یہ کوئی معصوم بچہ نہیں ہے، ایک اجنبی کو اپنے گھر میں ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کوئی انسان دوسرے انسان سے اجنبی نہیں ہوتا۔ جہاں تک خون کا تعلق ہے تو خون سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، سرخ اور گرم، باکردار فطرت اور صحبت سے بنتا ہے۔ اور میرے خیال میں لڑکا ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ میٹرک پاس ہے۔ آپ کالج میں اس کے داخلے کا انتظام کر دیجئے، میں اسے اعلیٰ تعلیم دلاؤں گی۔ نواب کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، مگر وہ بیگم صاحبہ کی بات کو رد نہ کر سکے۔ کالج میں داخلے کی حامی بھر لی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی وجہ سے اپنی بیگم کے دباؤ میں ہو۔
حالات کی یہ اچانک تبدیلی میرے لیے انتہائی خوش آئند تھی۔ یک لخت فرش سے عرش پر پہنچ گیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے حقیقی ماں سے زیادہ محبت دی۔ میرے لیے اعلیٰ لباس سلوائے گئے، رہنے کے لیے پرتکلف کمرہ دیا گیا۔ نواب صاحب کے توسط سے کالج میں داخلہ بھی بآسانی مل گیا۔ گھر پر ایک ٹیوٹر کا انتظام بھی کر دیا گیا اور پڑھائی باقاعدہ شروع ہو گئی۔ مجھے گھر کے ایک فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ بیگم صاحبہ ایک انتہائی مخلص، مہربان اور مشفق خاتون تھی۔ ان کی شخصیت کا مجھ پر گہرا اثر ہوا اور میں نے برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ نواب صاحب بڑے رنگ باز تھے۔ دیوان خانے میں دن بھر حاشیہ برداروں اور مصاحبین کا جمگھٹا رہتا۔ گنجفا، تاش اور شطرنج کی بازیاں جمتی۔ رات کو شراب کا دور چلتا۔ طوائفیں اور ڈومنیاں بلائی جاتی۔ رقص و سرور کی محفلیں جمتی اور وہ ہنگامہ برپا ہوتا کہ خدا کی پناہ۔ نواب صاحب میں روایتی نوابوں کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ عیاشی اور قمار بازی ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ تمام حالات سے واقف تھیں۔ اگرچہ وہ پرہیزگار اور نیک خاتون تھی، لیکن نہ جانے کہ انہوں نے شوہر کی جانب سے چشم پوشی اختیار کر رکھی تھی۔ شاید نواب گھرانوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہوگا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ نواب صاحب بیگم صاحبہ سے دبے دبے سے کیوں رہتے ہیں۔ دراصل بیشتر جاگیریں بیگم صاحبہ کی ذاتی ملکیت تھیں اور انہی کے نام پر تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ پوری حویلی پر ان کا حکم چلتا تھا۔ جاگیر کا انتظام بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا اور تمام امور میں ان کے فیصلے اٹل اور آخری ہوا کرتے تھے۔